Students, we will continue our chapter number 20 further. The second problem, that is casteism. कास्ट हमेशा से हमारे सोशल स्ट्रक्चर का एक हिस्सा रही है और जब से इंडिया बना है तब से ये उसके साथ में ही है। चार वर्ण सिस्टम होता है, चार ऑक्यूपेशंस के हिसाब से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राइट। ये कास्ट के हिसाब से ही ड्वेलिंग अरेंजमेंट और ऑक्यूपेशन दिए जाते थे पहले के ज़माने में। ब्रिटिशर्स के पहले कुछ कम्युनिटीज़ जो हैं वो आइसोलेटेड रही, अलग रहती थी बाकी के लोगों से, जैसे कि फॉरेस्ट या माउंटेनियस रीजन में। सोशल और कल्चरल लाइफ इन कम्युनिटीज़ के लिए इजी नहीं थी, हार्ड थी। दे हैड देयर ओन प्रोमिनेंट कल्चरल लैंग्वेज और अलग रहने की वजह से इन्हें ये डेवलप भी नहीं हुए थे, राइट। इनके लिए क्या प्रोविज़न बनाए गए हैं बैकवर्ड क्लासेस के लिए, वो आपको देखना ज़रूरी है, इन्हें याद रखना ज़रूरी है। क्योंकि जब भी कोई सरकार आती है 5 साल के लिए, उससे पहले वो मैनिफेस्टो देती है, उसमें इन लोगों के लिए काफ़ी सारे प्रॉमिस किए जाते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल जस्टिस सबको ग्रांट करता है इक्वली। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कम्युनिटी के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, बिल्कुल भी नहीं। मोर ओवर, स्टेट्स को भी ये पावर दिया गया है कि अगर आपके स्टेट में ऐसा कुछ होता है तो आप लोगों की भलाई के लिए रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हो। राइट टू रिलीजन सबके पास है। मेन ऑब्जेक्टिव जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ये है कि आप माइनॉरिटीज़ को हेल्प करो, बैकवर्ड क्लासेस को हेल्प करो, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दो। और ये ध्यान किस में रखा जाता है, तो 5 ईयर प्लान्स में भी इसका ध्यान रखा जाता है। माइनॉरिटी क्या है? माइनॉरिटी वो है, जो वो ग्रुप है जो मेजॉरिटी में नहीं है, राइट। वेन यू डू नॉट फॉर्म मेजॉरिटी इन अ रीजन, यू आर नोन एज माइनॉरिटी। एक स्पेसिफिक डिफिनेशन नहीं है माइनॉरिटी की। जनरली एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि आधी आबादी से कम है, राइट, उसे माइनॉरिटी कहा जाता है। कभी भी कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल माइनॉरिटी से बढ़ भी सकता है, कभी भी कोई भी माइनॉरिटी में आ भी सकता है। ये कोई एक फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं दी जा सकती है। माइनॉरिटीज़ के पास इक्वल राइट है मेजॉरिटी के जैसे ही। एक नेशनल माइनॉरिटी कमीशन सेटअप किया गया है माइनॉरिटीज़ के राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। राइट टू रिलीजन, स्पेशली टू माइनॉरिटीज़, कि वो अपना प्रोपोगेंडा, ताकि अपने रिलीजन को प्रोपोगेट किया जा सके। और लॉ डज नॉट परमिट है यहाँ पे, लॉ कभी भी फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन को अलाउ नहीं करता है। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ग्रांट पे जो चलता है वो रिलीजियस टीचिंग्स नहीं पढ़ा सकता है। All religious communities have to acquire and maintain property for religious activities. The minorities, उनके पास राइट है अपनी स्क्रिप्ट प्रिजर्व करने का, अपना कल्चर प्रिजर्व करने का। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट ग्रांट पे चलता है वो किसी भी इंसान को रिलीजन, कास्ट, रेस की बेसिस पे एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है कि प्राइमरी एजुकेशन आपको आपकी मदर टंग में प्रोवाइड की जाए। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, आगे हमने देखा माइनॉरिटीज़। अब अगर बात करें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की, तो शेड्यूल कास्ट क्या है? तो आर्टिकल 341 के हिसाब से जो भी कास्ट को इस शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है, ये एक शेड्यूल दिया है, इस शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है, इन्हें शेड्यूल कास्ट के नाम से जाना जाएगा। while those which are included in the schedule of article 342 will be known as scheduled tribe, right। यहाँ पे ज़्यादातर लोग, शेड्यूल ट्राइब के ज़्यादातर लोग जो हैं वो फॉरेस्ट एरियाज़ में, माउंटेनियस एरियाज़ में रहते हैं। तो ये उनके लिए है जो कि इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है? तो जनरल प्रोविज़न शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जनरल प्रोविज़न आर्टिकल 15 के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कहीं पर भी, ठीक है। इसके अलावा नो कंडीशन कैन बी इम्पोज्ड, आपके ऊपर कोई कंडीशन नहीं ला दी जा सकती है। अगर आप किसी शॉप में एंटर करना चाहते हो, कोई पब्लिक रेस्टोरेंट में एंटर करना चाहते हो, होटल में, तो आप आज़ादी से जा सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप कोई भी वेल, लेक, बाथिंग प्लेस यूज़ कर सकते हो, रोड यूज़ कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता है। आर्टिकल 29 के हिसाब से इफ़ अ पर्सन लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ही कैन होल्ड हिज ओन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चरल सेटअप, ये उसका राइट। एक पर्सन को आप एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज इन एनी ऑफ द इंस्टीट्यूशन विच इज़ रन एंड मेंटेन बाय द गवर्नमेंट।
ओके, दिस वर द जनरल। स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल 46, यहाँ पे स्टेट की पॉलिसी के ऊपर बात की गई है कि आपको बैकवर्ड क्लास जो आपके स्टेट के हैं उनका ध्यान रखना है, स्पेशली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को सोशल इंजस्टिस के खिलाफ बचाना है। आर्टिकल 16 सबसेक्शन 4, इफ़ द स्टेट गवर्नमेंट फील्स के बैकवर्ड क्लास को सही से रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है गवर्नमेंट जॉब में, तो उनका रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है उसे बढ़ाया जा सकता है। 330, 332, 334 के हिसाब से लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ सीट पार्लियामेंट में रिजर्व की जाती है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। राज्यसभा में ऐसा कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो सीट्स हैं वो ग्राम पंचायत और म्यूनसिपाल्टी में भी रिजर्व्ड है। ठीक है, तो ये तो हो गई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात। अगर शेड्यूल कास्ट की सिर्फ बात की जाए तो आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी टोटली इराडिकेटेड है। अगर कहीं पर भी आपको दिखे अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होते हुए तो ये लीगली पनिशेबल क्राइम है। आर्टिकल 25 की बात करें तो स्टेट्स के पास ये राइट है कि आप कोई भी लॉ बना सकते हो या फिर आप कोई भी ऐसा लॉ जो अभी चल रहा है उसे ख़त्म ही कर सकते हो, विच परमिट्स द पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल वेलफेयर रिफॉर्म्स टू कीप हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ओपन फॉर ऑल हिंदूज। यहाँ पे हिंदू वर्ड में सिख, जैन और बुद्धिस्ट सब आ गए, सिर्फ शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो 19 सबसेक्शन 5 के हिसाब से गवर्नर्स जो है स्टेट के वो रेस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं शेड्यूल कास्ट के इंटरेस्ट में कि अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ पीपल टू एनी रीजन। सारे लोग जहाँ पे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब रहते हैं वहाँ पे नहीं जा सकते, तो वहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन डालने का राइट किसको दिया गया है, तो गवर्नर को डाला गया है, गवर्नर को दिया गया है, सॉरी। टेररिज्म ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये कोई नई बात नहीं है, ये आपको भी पता है। जब टेररिज्म मतलब क्या, जब आप अपनी टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में गलत इरादे से घुसते हो टू क्रिएट वायलेंस, टू क्रिएट bloodshed, to create destruction, that term is known as terrorism. Okay. रिबेलियन एंड टेररिज्म, रिबेलियन और टेररिज्म का यहाँ पे आपको डिफरेंस दिया है। मैं सीधा सीधा डिफरेंस बता दूँ आपको। रिबेलियन मतलब कि आपके खुद की कंट्री में जब ये प्रॉब्लम होती है, आपके खुद के लोग आपकी खुद की गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाते हैं, तो इसे रिबेलियन कहा जाता है। ये लोकल पीपल की मदद से कैरी आउट किया जाता है। बट टेररिज्म क्या है, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। या तो ये आपकी खुद की कंट्री के खिलाफ होगा या तो आप किसी और कंट्री के खिलाफ भी हो सकते हो। ठीक है। नक्सलिस्ट मूवमेंट क्या है, तो चाइनीज़ रिवोल्यूशन जो हुआ था माओ त्से-तुंग के लीडरशिप के अंडर, तो वहाँ यहाँ पर भी कुछ नक्सलेट स्टार्टेड दिस इंसर्जेंसी एज ये 1967 में बंगाल में फ़र्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ। ये एक नक्सलबारी नाम के वेस्ट बंगाल के विलेज से स्टार्ट हुआ, इसका नाम नक्सलिज्म पड़ गया। अब ये ज़्यादातर वेस्ट बंगाल में था, फिर झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश सब जगह ये फैल चुका है। दो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है, पीपल्स वॉर ग्रुप एंड माओइस्ट कम्युनिस्ट ग्रुप। इंसर्जेंसी की बात की गई है, यहाँ पे आपको बहुत सारे नाम दिए हैं। ये ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के प्रॉब्लम है। यहाँ पे ये जो लोग हैं, ये जो ट्राइब्स हैं, वो अक्सर मिलिटेंट ग्रुप्स भी इन्हें कहा जाता है, ये अक्सर सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। कई बार सेपरेट स्टेट मांगने के लिए, कई बार अपने पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट मांगने के लिए ये लोग अलग ही प्रोपोगेंडा चलाते हैं। कश्मीर में टेररिज्म की बात करें तो ये कोई नई बात नहीं है, आए दिन वहाँ पे टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं। सोशल इफेक्ट क्या है, यू हैव टू रीड इट, इट्स जस्ट रीडेबल। इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगेन जस्ट रीडेबल, यू नो कि मटेरियल थिंग्स का कितना लॉस होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। होप यू ऑल स्टडी इट वेल, टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू।